गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 22 मार्च 2025 का एडिटोरियल है ये। आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियाँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं। विनिर्माण क्षेत्र में यद्यपि उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन आर्थिक विश्लेषक इसमें अभी कमज़ोर प्रदर्शन मानते हैं। उनका मानना है कि व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव और जटिल कानूनी प्रावधानों तथा निष्प्रभावी शैक्षणिक एवं कौशल व्यवस्था आदि सभी इसको प्रभावित करते हैं। इसके बारे में दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सदैव रहेगी, मगर कुछ वर्षों में इसकी गति धीमी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि मशीनरी, औजार, श्रम का यूज़ किया जाता है और जैविक या रासायनिक प्रसंस्करण या निर्माण भी इसी क्षेत्र में शामिल है। जैविक या रासायनिक प्रसंस्करण या निर्माण उत्पादित सामानों का इस्तेमाल खुद के इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में टिकाऊ सामानों की तुलना में गैर टिकाऊ सामानों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, ये राष्ट्र निर्माण में, रोजगार के अवसर के सृजन में, वस्तु और सेवा की आपूर्ति में, आधारभूत संरचना तैयार करने में बहुत ही इनका योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। देश का जो विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन पर अगर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2023 में भारत का विनिर्माण उत्पादन कितना था। ये डाटा आप नोट करना, 455.77 अरब डॉलर था, जबकि इसके पिछले वर्ष में 2022 में कितना था, 440.06। ठीक है, तो ये जो है भारत का विनिर्माण उत्पादन 2023 का डाटा और 22 का, यह वृद्धि कितना है तो 3.57%। भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने जीडीपी में 15.17% का योगदान किया है। अब पूछेगा कि जीडीपी में कितना योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, तो 15.17। ठीक है, वो याद करने के लिए पॉइंट के बाद 17 बोलते हैं, हालांकि ये याद नहीं होता है पॉइंट के बाद वाला, फिर भी आप 15% के करीब याद रखना। भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र है सकल घरेलू उत्पाद में 15% के करीब है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कितना, तो 25%। 2025 तक हम विनिर्माण क्षेत्र में 25% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरण, मूल धातु और मोटर वाहन जैसे प्रमुख उद्योगों में मजबूत प्रदर्शन के कारण इस क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ है। सुधार कैसे हुआ है? विद्युत उपकरण के कारण, मूल धातु और मोटर वाहन जैसे प्रमुख उद्योगों में मजबूत प्रदर्शन के कारण। ठीक है, हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने देखा कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका 15% के करीब जो है जीडीपी में है। 25 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 25% तक जीडीपी में इसका योगदान बढ़ाएंगे। और विद्युत उपकरण, मूल धातु और मोटर वाहन जैसे जो प्रमुख उद्योग हैं उनके मजबूत प्रदर्शन के कारण इस क्षेत्र में सुधार हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। 22-23 के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2403 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो 22-23 का बजट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेंगे, तो 2403 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस क्षेत्र में। 21-22 में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए फेम इंडिया योजना किसके लिए है? 21-22 के टाइम में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए। तो फेम इंडिया योजना के लिए 757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बहुत सी योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसमें मेक इन इंडिया प्रमुख पहल है जो देश के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया कब? 2014।
और मेक इन इंडिया प्रमुख पहल है और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कई विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज भी स्थापित किया है। तो क्या क्या किए हैं? फेम इंडिया किए हैं, 757 करोड़ रुपए इसमें दिए 21-22 के टाइम में। फिर क्या किए हैं? उसके बाद मेक इन इंडिया के तहत भी किए हैं, और अब सेज विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। विनिर्माण क्षेत्र जो है विशेष रूप से श्रम आधारित है। इस क्षेत्र में यद्यपि उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन आर्थिक विश्लेषक इसमें अभी भी बहुत सारे कमजोर प्रदर्शन को मानते हैं, और वो कहते हैं कि जो उनका मानना है कि व्यापार नीति में निरंतरता का अभाव है और जटिल कानूनी प्रावधान है, निरंतरता नहीं है और निष्प्रभावी शैक्षणिक और स्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। रोजगार के क्षेत्र में इनका योगदान पर्याप्त ही नहीं है। और उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है कि जो हमारा जो एमएसएमई क्षेत्र है, देश की कुल फैक्ट्रियों में 96% की हिस्सेदार है। वो उद्योगों का जब वार्षिक सर्वेक्षण हुआ तो उसमें देखा गया कि सूक्ष्म और लघु मझोले उद्योग जो भी हैं, उनका जो है देश की कुल फैक्ट्री में 96% तक हिस्सेदारी है, लेकिन इसमें 10 से कम कर्मचारी वाले सूक्ष्म उपक्रमों की हिस्सेदारी 99% है। ठीक है, इनमें रोजगार सृजन की गति जो है अपेक्षाकृत बहुत धीमी है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं वो, और अन्य का विश्लेषण यह दिखाता है कि समस्या जो है उद्योग के एएसआई सालाना सर्वे के आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है। अच्छा जी, तो देखते हैं हम लोग क्या है। एएसआई ने बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऐसा लगता है कि कई कंपनियां एक ही राज्य में अलग अलग उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। इससे एक ही कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सर्वेक्षण में इन्हें एक फैक्ट्री के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे इनसे संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी हो जाती है। बड़े षड्यंत्र कई वजहों से उत्पादक साबित होते हैं। छोटे षड्यंत्र के साथ कई दिक्कतें भी हैं, जिनकी जांच परख करने की आवश्यकता और आवश्यक सुधार की ज़रूरत है। बड़े षड्यंत्र में क्या है कि पूंजी निवेश अधिक उत्पादन साबित हो सकता है, और वे मूल्य श्रृंखला में तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में छोटे षड्यंत्र पिछड़ जाते हैं वो। हाँ, यही होता है, जो छोटे स्तर पे होते हैं ना, उनके ऊपर पूंजी निवेश और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, उनके ऊपर पूंजी निवेश उतना नहीं है। भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का अभाव है, कुशल श्रम की कमी है और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयाँ आदि शामिल है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुशल श्रम की कमी है और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयाँ आदि शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऋण भी नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, हमारे पास कौशल नहीं है, इसके अलावा वैश्विक मांग में कमी है, चीन जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। चीन का तो आप कंपेयर कभी कर ही नहीं पाओगे, इंडिया करेगा धीरे धीरे। अच्छा, देखते हैं हम लोग। इसके अलावा यह क्षेत्र वैश्विक मांग में कमी और चीन जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से प्रभावित भी हुआ है। दूरसंचार सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहर तक ही तो सीमित है। अधिकांश राज्य क्या है, विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है। विद्युत बोर्ड घाटे में नहीं चलेगा, सब कितना सेटिंग करता है। ये दयनीय स्थिति में है। सामान्यतः मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई के लिए ऋण तक अनुकूल पहुंच की कमी है और कार्यशील पूंजी की उच्च लागत की स्थिति है। ठीक है, ये सब जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सही से। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल श्रम की भी कमी है और इस क्षेत्र के विकास को सीमित करती है। विनिर्माण क्षेत्र लाइसेंस, निविदा और लेखा परीक्षण जैसे कई जटिल विनियमनों के अधीन है ये। ठीक है, और ये व्यवसाय के लिए बोझ है और उनके विकास में प्रायः बाधक बनते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः कमजोर या खराब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से इस क्षेत्र की लागत में वृद्धि होती है।
ठीक है। भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र को अन्य देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन है। भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है अन्य देशों से इसके तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन है। जिससे घरेलू व्यवसाय के लिए भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा आप देखो कि भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लोहा एवं इस्पात, कागज, रसायन एवं उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री आदि के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। हम लोग मंगवाते हैं चीज़ों को, परिवहन का, मशीनरी का, लोहा इस्पात का, कागज है, रसायन है, प्लास्टिक सामग्री, ये सब हम लोग आयात करते हैं। तो हमारा बहुत सारा चीज़ जो है वो महंगा पड़ जाता है ना। सड़क, बंदरगाह, बिजली आपूर्ति जैसी अवसंरचनाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। अधिक निवेश और व्यवसाय को आकर्षित करने में यह मदद करेगी। निर्यात उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने में भारतीय व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे नए बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक जो व्यवसायी हैं उनको सहायता प्रदान किया जा सकता है। निर्यात उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, R&D हमें नई प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी बल देना चाहिए। शोध और अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराना, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। विनिर्माण क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ऋण और अन्य प्रकार के वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम करने से क्या होता है, उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता मिल सकती है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए ऋण और अन्य प्रकार के वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता मिल सकती है। इनमें उन नीतियों को लागू करना जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनिर्माण क्षेत्र में लघु, मध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करें। विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करने से व्यवसायों पर बोझ कम करने और विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, जब ये सारा चीज़ है अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग और प्रशिक्षण देंगे, कौशल विकास को अवसर प्रदान करेंगे, कुशल श्रम की कमी को दूर करेंगे, तो सारा कुछ सही हो जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवेश करेंगे, उन नीतियों को लागू करेंगे हम लोग जो व्यवसाय को कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हो। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम लोग, सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। फेम इंडिया सुना, मेक इन इंडिया आपने देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उद्योग जगत, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि सभी हितधारकों आदि के मिले जुले प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या था, अनदेखी की रेल, तमाम दावों और मंसूबों के बावजूद भारतीय रेल में विभिन्न सेवाओं से संबंधित शिकायतों का सिलसिला खत्म ही। अच्छा ठीक है, ये तो अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप देखना। ये वाला आप न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा का हाईकोर्ट में 11 समितियों के जो प्रमुख, इनका जो है आप ये पढ़ लेना जरूर से। नागपुर हिंसा, ठीक है, ये बहुत ही चर्चा में है। नागपुर हिंसा 370 वाला, कश्मीर में आतंकवाद में कमी, मणिपुर में शांति जल्द लौटेगी। अभी नक्सलवाद का भी चल रहा था, कल परसों नक्सलवाद, ये सब आपको मेंस के लिए तैयार करना चाहिए। तो यहीं पर हम लोग आज रुकते हैं, कल फिर से एडिटोरियल लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।